यानी आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के फैक्ट्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें फैक्ट हम देखेंगे चाहे बायो का भी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी सबको कवर करेंगे इसमें। तो बने रहिए हमारे साथ टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। इसमें पहले थ्योरी 10 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है इसका, खाद्य श्रृंखला में स्वपोषियों जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं को पहले पोषण स्थान पर क्यों रखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि वे अन्य जीवों को खाते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि वे मांसाहारी होते हैं, ऑप्शन सी है क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों यानी CO2 और पानी से अपना भोजन बनाते हैं इसलिए रखते हैं, ऑप्शन डी है क्योंकि वे केवल फंगस पर निर्भर होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि वो क्या है, दीज ऑल आर द अकार्बनिक, यानी वो अकार्बनिक पदार्थ हैं, यानी CO2 और H2O के साथ CO2 और H2O से अपना भोजन बनाते हैं। दैट्स द रीजन कि स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं और उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। आपको बता दूं क्योंकि स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक प्रोड्यूसर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे अपना पेड़ पौधे स्वपोषियों का प्रमुख उदाहरण है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में घास फूस खाने वाले जीव किस पोषण स्तर पर आते हैं? आपके ऑप्शन है प्रथम पोषण स्तर पर, ऑप्शन बी है द्वितीय पोषण स्तर पर, ऑप्शन सी है तृतीय पोषण स्तर पर, ऑप्शन डी है चतुर्थ पोषण स्तर पर। इसका जो राइट आंसर है वो है द्वितीय पोषण स्तर पर आते हैं खाद्य श्रृंखला में जो घास फूस खाते हैं वो सब जीव। आपको बता दूंगा घास खाने वाले जीव शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स कहलाते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो द्वितीय पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। जैसे हिरण है, गाय है आदि प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंडेमैन के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से अगले स्तर तक कितनी प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, ये याद आप रखिएगा, PYQ क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या 1%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 50%। इसका राइट आंसर है वो लिंडेमैन के नियम के अनुसार एक स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता से या उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक जाता है तो 10% ऊर्जा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजर अपघटक जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, किस प्रकार के जीव होते हैं? आपके ऑप्शन है मृतोपजीवी होते हैं, ऑप्शन बी स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन सी है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और ऑप्शन डी है कि मांसाहारी होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है मृतोपजीवी होते हैं। डिकम्पोजर जो अपघटक हैं वो, ये आप याद रखिएगा। ये गलते सड़ते और मृत जीवों से अपने लिए अकार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। ये पर्यावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान में कवक जो फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी है पेंटियोलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी और ऑप्शन डी है लैक्टोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो है माइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। मशरूम, राइजोपस और मुकोर कवक के ही उदाहरण हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शैवाल जो एलगी होते हैं के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? आपका ऑप्शन है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी और ऑप्शन डी है ओडोंटोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो है फाइकोलॉजी। कवक को माइकोलॉजी, शैवाल एलगी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल मुख्य रूप से जलीय होते हैं और प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया क्या शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं शैवाल, और ये जलीय जीव होते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवांश जो फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है पेंटियंटोलॉजी, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोलॉजी और ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पेंटियंटोलॉजी है। जीवांश फॉसिल्स के अध्ययन को कहा जाता है। बता दूं कि जीवाश्म अक्सर चट्टानों के नीचे दबे हुए होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का उदाहरण है? फिजिकल चेंज आर दो चेंजेस कि वो दोबारा से अपनी प्राइमरी स्थिति में आ जाएं, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। ऑप्शन है आपके लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी है दूध का फटना, ऑप्शन सी है पानी में नमक का घुलना और ऑप्शन डी है लकड़ी का जलना। आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर है पानी में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी दूध का फटना एक रासायनिक क्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक है, लकड़ी का जलना रासायनिक है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका पानी में नमक का घुलना। नेक्स्ट में, बर्फ़ का पानी बनना भी एक भौतिक क्रिया है, याद रखिएगा। बर्फ़ से अगर पानी बन रहा है तो वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडियम क्लोराइड जो NaCl जिसे सॉल्ट भी कहा जाता है का आणविक द्रव्यमान जो मॉलिक्यूलर मास लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है 58.5 म्यूज, ऑप्शन बी है 18, बी ऑप्शन सी 98, बी ऑप्शन डी है 63। इसका जो राइट आंसर है वो है 58.5। सोडियम Na का द्रव्यमान 23 और क्लोरीन Cl का मान 35.5 होता है। दोनों को मिलाकर ये 58.5 म्यू हो जाता है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 16 बी, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी है 24। इसका जो राइट आंसर है वो है 18 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग का लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? आपके ऑप्शन अपचयन है, ऑक्सीकरण है, भौतिक परिवर्तन है, विस्थापन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑक्सीकरण है। बिल्कुल, लोहे जब पानी के साथ हवा के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीकरण के कारण उस पर जंग लग जाता है, इससे लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है। नदी के पानी की तुलना में समुद्री जल में लोहे पर जंग तेजी से लगता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पानी में लोहे को जंग जल्दी क्यों लग जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें NaCl होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ऑप्शन सी है क्योंकि समुद्र का पानी ठंडा होता है और ऑप्शन डी है क्योंकि इसमें फंगस होते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें NaCl होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। दैट्स द रीजन कि समुद्र के पानी में लोहे पर जंग जल्दी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का फटना कार्डलिंग ऑफ मिल्क किस प्रकार का परिवर्तन है? आपके ऑप्शन है अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी है अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन बी है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है उत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन डी है वाष्पीकरण है। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना। यह किण्वन प्रक्रिया का भी एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध का फटना किस प्रोटीन के विकृत होने के कारण होता है? आपके ऑप्शन है डेंटाइन, ऑप्शन बी कैसिन, ऑप्शन सी केराटिन और ऑप्शन डी है कोलाजन। इसका राइट आंसर वो है कैसिन। कैसिन दूध का फटना है, प्रोटीन को विकृत हो जाता है और इसी वजह से ये प्रोसेस होता है। दूध में मौजूद कैसिन प्रोटीन के जमने और विकृत होने के कारण दूध दही में बदल जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और दूध की शुद्धता पूछा जाए किससे मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से इसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही कर्ड के मुख्य रूप से कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है दही में? आपके ऑप्शन है साल्मोनेला, ऑप्शन बी है ई-कोलाई, ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस और ऑप्शन डी है राइबोजियम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है दही के अंदर, जो दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है और दही जम जाता है। दही में विटामिन CO अनुपस्थित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाए कि दही में क्या अनुपस्थित जो विटामिन आर एब्सेंट इन कर्ड,
तो वो है विटामिन सी। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दूध का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी और ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रोलॉजी। इलेक्ट्रोलॉजी में दूध का अध्ययन किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूध को जीवाणु रहित बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए तकनीकी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है किण्वन, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। इसका जो राइट आंसर है वो है पाश्चुरीकरण कहा जाता है। दूध को जीवाणु रहित यानी बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए उसे जब किया जाता है तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो पाश्चुरीकरण किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दूध का पीएच मान पूछा जाए तो 6.4 से 6.8 के बीच होता है। ये हल्का अम्लीय होता है। तो पीएच पूछा जाए दूध का कितना है तो वो 6.4 से लेके 6.8 के बीच वेरी कर रहा है। तो ये दोनों ही वो आंसर सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विलयन जो सॉल्यूशन है किस प्रकार का मिश्रण होता है? आपके ऑप्शन विषमांगी होता है, समांगी होता है, कोलाइडल होता है और निलंबन होता है। इसका राइट आंसर है आपका समांगी होता है। विलयन जो सॉल्यूशन है वो समांगी होता है, जिसमें विलय और विलायक के कण समान रूप से घुले होते हैं। दैट्स द रीजन कि ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किसी विलयन जो सॉल्यूशन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे पानी में नमक, उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक, सॉल्वेंट, ऑप्शन बी विलय सॉलिड, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी है मिश्रण। इसका राइट आंसर वो उससे कहा जाता है विलय। किसी भी घोल, किसी भी मिक्सचर में, किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई चीज़ कम मात्रा में है तो उसे विलय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन तब होती है जब वर्षा का जल का पीएच मान निम्नलिखित में से किससे कम हो जाता है? आपके ऑप्शन है क्या 7 से कम हो जाता है, ऑप्शन में 6.5, ऑप्शन सी है 5.6 और ऑप्शन डी है 8। इसका राइट आंसर है वो है 5.6। एक नॉर्मल पानी का जो पीएच होता है वो 6.4 से लेके 6.8 के बीच होता है, लेकिन एसिड रेन कब होता है? जब पानी का पीएच मान है वो 5.6 की समथिंग या उससे कम हो जाता है, तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एसिड रेन में क्या होता है? तो आपको बता दूं कि उसमें मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, वातावरण में जो मौजूद है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिससे पीएच इतना कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अम्लों का राजा द किंग ऑफ एसिड्स किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड को, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका राइट आंसर है वो है H2SO4 वॉज द किंग ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो अम्लों का राजा है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा, जिसका आणविक द्रव्यमान 98 म्यू होता है। इसे बैटरियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। पूछा जाए बैटरियों में क्या इस्तेमाल होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वीन ऑफ एसिड्स किसे कहा जाता है? किंग पता है तो क्वीन भी आना चाहिए। तो आपके ऑप्शन हैं फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन डी है मेथेनॉइक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो आपका नाइट्रिक एसिड। एंड क्वीन ऑफ एसिड्स कहा जाता है नाइट्रिक एसिड को। किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका उपयोग उर्वरक और विस्फोटक बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पेट में अतिरिक्त अम्ल एसिडिटी और उदासीन करने के लिए आमतौर पर किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन डी है नाइट्रिक एसिड का। इसका जो राइट आंसर है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। पेट में अतिरिक्त अगर एसिडिटी हो रही है, आमतौर पर ये किस यौगिक में होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वजह से होता है। MgOH का होल ट्वाइस इसकी वजह से होता है। एक एंटी एसिड है जो पेट की अम्लता को खत्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में आमाशय जो स्टोमच है का आकार अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? ऑप्शन ए है C, ऑप्शन बी L, ऑप्शन सी है J और ऑप्शन डी है S।
इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका जे की तरह होता है मानव शरीर में आमाशय स्टोमच का आकार। यहाँ भोजन का पाचन और अम्लीय माध्यम तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दंत क्षय जो टूथ डिके है तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान किस से नीचे गिर जाता है। आपके ऑप्शन 7 से नीचे, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी है 5.5 और ऑप्शन डी है 8.5। इसका राइट आंसर है जब 5.5 से नीचे पीएच का जो मुंह का पीएच मान इससे नीचे गिर जाता है तो दंत क्षय जो टूथ डिके है वो स्टार्ट हो जाता है। जीवाणु शर्करा को अम्ल में बदलकर पीएच कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। आपका ऑप्शन फीमर की हड्डी, ऑप्शन दंतवल्क, ऑप्शन खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन डी है डेंटाइन। इसका राइट आंसर है वो है दंतवल्क जो एनेमल होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव के शरीर में। दांतों में डेंटाइन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दांतों का एनेबल मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक का क्रिस्टलीकरण रूप है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट का, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट का। इसका राइट आंसर है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का होता है एनेमल बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस रोग को क्या कहते हैं जिसमें दांतों का एनेमल नष्ट हो जाता है और दांत स्थायी रूप से पीले दिखाई देने लगते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन पे जिंजिवाइटिस, ऑप्शन बी है फ्लोरोसिस, ऑप्शन सी है स्कर्बी और ऑप्शन डी है पायरिया। इसका राइट आंसर है वो है फ्लोरोसिस होने के कारण दांतों का जो एनेमल नष्ट हो जाता है और दांत स्थायी रूप से पीले दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। आपके ऑप्शन माइकोलॉजी, ऑप्शन ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी है हेपेटोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दांतों के अध्ययन को साइंस की भाषा में। हंसते समय दिखने वाले दांतों को इंसीजर या स्माइल टीथ कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक मारने पर त्वचा में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है जिससे तेज दर्द और सूजन होती है। आपका ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड और ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड। ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये यूपीएसआई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया था। तो मेथनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक एसिड होता है जिसे आमतौर पर फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। चींटी के डंक में भी यही अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन जो बी कीपिंग को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन सेरीकल्चर, ऑप्शन एपीकल्चर, ऑप्शन सी है पीसी कल्चर, ऑप्शन डी है हॉर्टिकल्चर। इसका राइट आंसर है वो है एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, रेशम कीट को कल्चर सेरीकल्चर कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। शहद में मुख्य रूप से फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मधुमक्खी के डंक में दर्द और सूजन को कम उदासीन करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा मीठा सोडा, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी है ब्लीचिंग पाउडर या बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा होता है। बेकिंग सोडा एक हल्का क्षार है जो मधुमक्खी के डंक के अम्लीय प्रभाव को जो मेथनोइक एसिड है को भी असर कर देता है। आपको बता दूं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेकिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन है Na2CO3 है, NaOH है, कि NaHCO3 है या CaOCl2 है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 NaHCO3 बेकिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र है, जबकि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में क्या होता है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ऑप्शन सी है प्रोटॉन का त्याग, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन का जुड़ना। इसका जो राइट आंसर है
वो है आपका इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण में, ये आप याद रखिएगा। इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन हटती है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन, जो रिडक्शन की अभिक्रिया की विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी है धनात्मक चार्ज का आना। इसका राइट आंसर है वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण है अपचयन, यानी आप इलेक्ट्रॉन एडाप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं कहीं से, तो ये है अपचयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विरंजक चूर्ण, जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, किस प्रकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं अपचायक एजेंट के, ऑप्शन बी है ऑक्सीकारक एजेंट, ऑप्शन सी है उत्प्रेरक, ऑप्शन डी है विलायक। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का उपयोग पानी को कीटाणु रहित कम करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन दान करता है और स्वयं ऑक्सीकरण से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं, ऑप्शन बी क्या उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ऑप्शन सी क्या अपचायक एजेंट कहते हैं, और ऑप्शन डी है विलायक। इसका जो राइट आंसर है वो है अपचायक एजेंट उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी या गैल्वेनिक सेल में अपचयन अभिक्रिया हमेशा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट में, और ऑप्शन डी तार के अंदर। इसका जो राइट आंसर है वो है कैथोड पर। बैटरी या गैल्वेनिक जो सेल है उसका जो अपचयन होता है, जो रिडक्शन होता है, वो हमेशा कैथोड पर होता है, जबकि ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर। तो पूछा जाए कि रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर। और जबकि पूछा जाए ऑक्सीकरण कहाँ होगा, वो एनोड पर होता है। विद्युत रसायन का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी मुक्त तत्व फ्री एलिमेंट जैसे शुद्ध सोना या सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? आपके ऑप्शन है +1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी है +2। इसका राइट आंसर है वो 0। किसी भी जो शुद्ध मेटल होते हैं, मुक्त फ्री एलिमेंट्स हैं, उनका ऑक्सीकरण संख्या 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेमेटाइट अयस्क में लोहे को निकालते समय ऑक्सीजन को हटाने के लिए किस गैस का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर है CO। अपचायक एजेंट है जो कि हेमेटाइट में ऑक्सीजन निकालकर शुद्ध लोहा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2 गैस के मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी वाटर गैस, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है बायोगैस। इसका जो राइट आंसर है वो आपका वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2 की जो मिश्रण है उसे वाटर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल से, ऑप्शन सी है पानी H2O के ऑक्सीकरण से, और ऑप्शन डी है सूर्य के प्रकाश से। इसका राइट आंसर है वो पानी H2O के ऑक्सीकरण से प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन गैस से मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड है तो उसका औसत वेग क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है 4 सेंटीमीटर है। औसत वेग प्रारंभिक, इसका एक फॉर्मूला है। औसत वेग का फॉर्मूला क्या है कि इसमें प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का 5 सेकंड की अवधि के औसत वेग 4 मीटर पर सेकंड है तो उसका कुल विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपका 9 मीटर, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 1.25, ऑप्शन डी है 10। इसका राइट आंसर है वो 20 मीटर होगा। विस्थापन का फॉर्मूला होता है वेग गुणा के समय, तो वेग गुणा के समय कर दीजिएगा 20 सेकेंड, 20 मीटर उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण जो कॉन्केव मिरर है द्वारा बनाई गई छवि आमतौर पर कैसी होती है। पूछा जा रहा है कि कॉन्केव जो मिरर है उसके द्वारा बनाई गई छवि आमतौर पर कैसी होती है। ऑप्शन ए आभासी और सीधी, ऑप्शन वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन सी हमेशा वस्तु से छोटी और ऑप्शन डी है आभासी और उल्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टी होती है अवतल दर्पण की छवि। और आपको बता दूं कि इसमें वाहनों के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये आप याद रखिएगा। उसकी छवि पूछा जाए अवतल दर्पण की कैसी, तो वास्तविक और उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वह कौन सा दर्पण है जो हमेशा आभासी, सीधी और छोटी छवि बनाता है तथा चौड़ा दृश्य वाइड व्यूज देता है। आपके ऑप्शन अवतल दर्पण, ऑप्शन समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी है बेलनाकार दर्पण। इसका राइट आंसर है वो है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि वाहनों की साइड के शीशे होते हैं वो उत्तल दर्पण ही होता है। दुकानों और तीखे मोड़ों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अवस्था को ठोस से तरल में बदलने को प्राथमिक कारण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो तापमान हीट का अवशोषण है, ऑप्शन बी है दबाव का बढ़ना है, ऑप्शन सी है पदार्थ का कटना है और ऑप्शन डी है मिश्रण बनाना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तापमान हीट का अवशोषण हो जाता है तब बदलने की प्रक्रिया चलती है। आज का इन क्वेश्चंस को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी आपको बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं पोर्टेबल, तो फिर आप पीडीएफ के लिए हमारा टोटल जी की डोज टेलीग्राम चैनल है, इंस्टा भी है, आप यहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके अपना पीडीएफ डेली प्राप्त कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का एज इट इज। बाकी अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए, तो साथ बनाए रखें। धन्यवाद।